जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्नॉलेज कर दो एक दफ़ा, मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। सर वो एक चीज़ पूछनी थी। जी सर, वो ये पूछना था कि टेक्स्ट बॉक्सेस से जो है वो मैं ये चाह रहा हूँ कि ना वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में आए और उसके बाद पीछे मेरे मेथड में भी चली जाए और वहीं से ही ना सीएमडी की कमांड भी हो और वो बैक एंड में जो है वो डेटाबेस में भी जाए। तो वो सर कैसे होगा? क्योंकि वो तो डायरेक्ट तो मुझे पता है कि सीएमडी और टेक्स्ट बॉक्स को यानी कि कैसे यानी कि सीएमडी में जो है वो टेक्स्ट बॉक्स लिख के और वो डेटाबेस में डेटा चला जाता है, लेकिन वो कैसे होगा सर जो पीछे मेथड में भी जाए ताकि वो मेथड के इम्प्लीमेंट पैरामीटर हो? के थ्रू लेके जाओगे ना, वेरिएबल्स यूज़ करोगे, प्रॉपर्टीज यूज़ करोगे। सब वहाँ पे वो सीएमडी वाली प्रॉपर्टी यूज करें? नहीं नहीं नहीं, देखो, CMD ये सब जो है ना, ये तुम्हारे रन टाइम पे इस्तेमाल होंगी। तुम एक मेथड में बाइंड करो वो वाली कमांड। अगर तुम नॉर्मल क्लास बना रहे हो ना, तो जी जी सर। नॉर्मल क्लास में जब तुम नेम स्पेस कॉल करवाओगे ना यूजिंग सिस्टम डॉट एरर डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, तो वो जी जी सर। वहाँ पे तमाम प्री डिफाइंड क्लासेस जो है ना वो इम्प्लीमेंट होंगी, लाइक एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर, एसक्यूएल कमांड। जी लेकिन सर। जब तुम्हें किसी बटन के पीछे उसको इम्प्लीमेंट करवाना है या टेक्स्ट बॉक्स के पीछे इम्प्लीमेंट करवाना है, तो तुम्हें फॉर्म के पीछे उसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा उस क्लास का, और उस क्लास के थ्रू उस मेथड को कॉल करवाओगे, और उस मेथड से जो यूजर इनपुट लेगा वो उसके पैरामीटर में लेगा। तो वो तुम क्या करोगे कि मेथड के तो सर में मैं जब तुम मेथड के कॉल करवाते हो, पैरामीटर में टेक्स्ट बॉक्स। जी, फॉर्म के पीछे। जी जी सर, फॉर्म के पीछे जो बटन है उसके पीछे मैं हाँ मेथड को कॉल करा दूंगा। तो और मेथड कॉल करा के उसी के पैरामीटर में मैं टेक्स्ट बॉक्स दे दूंगा। तो सर उस क्या वो वैल्यू फिर उसमें सेव हो जाएगी यानी कि डेटाबेस में भी हाँ, तो तुम जो टेक्स्ट मेथड में बॉक्स? डिफाइन करोगे ना कि तो जो तुम्हारे पास पैरामीटर आ रहे हैं वो पैरामीटर कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तुम मेथड में डिफाइन करोगे। ओके और सर। अगर तो कोई दूसरी कहानी है एसक्यूएल की, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। ठीक है सर। गूगल क्लासरूम में क्या प्रोग्रेस जारी है भाई सबकी? स्टूडेंट्स, ऑन टाइम सबमिशन हो रही है या नहीं? कोई ऐसा है कि जिसने ऑन टाइम सबमिशन ना करवाई हो अब तक? आप लोग की है आईडी ये, और इसमें ग्रेडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं या बल्कि क्लास वर्क की बात करते हैं, तो अभी लास्ट जो सबमिशन थी वो आप लोगों की कौन सी लैब की थी? लैब लैब 10 नंबर थी। 10, 11 नवंबर, रात 12 बजे। 8 लोग, अल्लाह माफ करे, 8 लोग अभी रहते हैं जिन्होंने सबमिशन नहीं किया। शाम कियानी, मुजम्मिल खान, मोहम्मद फैजान, उसामा खान, साद सैफ, सैयद फैजान, उमामा हुसैन और बल्कि यही इनको मार्क करते हैं।
अच्छा भाई, ये लोग तो हो गए, बाकी सारे लोग होपफुली उन्होंने ऑन टाइम सबमिशन करवाई होगी। ठीक है भाई, डेट तो किसी के ऊपर नहीं लिखा हुआ। चलो ठीक है, चेकिंग स्टार्ट हो गई है इंशाल्लाह ताला। आज रात तक के लैब नंबर 10 तक कोशिश करूँगा कि तुम लोगों की चेकिंग कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, असाइनमेंट्स की बात है रही है, तो असाइनमेंट मैं फुर्सत से चेक करूँगा। 3 दिसंबर तक जो है वो टाइम है आराम से। असाइनमेंट को थोड़ा टाइम देकर चेक करना है ना, 10 नंबर का है, तो उसको भी चेक कर लेंगे। अभी असाइनमेंट नंबर 2 भी आप लोगों को असाइन हुआ है होपफुली। इसकी भी ड्यू डेट जो है वो 21 नवंबर है, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। अच्छा, और क्या फिर कहानी थी? लैब नंबर 11 आज की है, बाकी ठीक है भाई। हाँ भाई, पिछली लैब में हमारे पास क्या टॉपिक था भाई, कौन बताएगा? सर इनहेरिटेंस की थी। इनहेरिटेंस था। आता है सबको इनहेरिटेंस आता है? सही है, कोई सवाल पूछ लूँ बता देंगे भाई? और भाई सवाल पूछो तो काइंडली ऑडियो में बताइएगा, आप लोग ऑडियो में बात किया करें जब भी डिस्कशन हो, लाइक क्वेश्चन आंसर से बड़ा। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले तो ये बताइए कि इनहेरिटेंस की अप्रोच थी क्या, और क्या फ़वाइद थे इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करके? कौन से दो बुनियादी मकसद हमारे पूरे होते हैं? कैसे एलेबरेट करेंगे इस बात को? सर एक तो ये कि मतलब इनहेरिटेंस है ना, हम यानी कि दूसरी क्लास के ना जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। गुड। जी सर। और सर कोड रीयूज भी हो जाता है। और अच्छा, अगर सर मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई कोड मेंटेनेबिलिटी के इश्यूज को रिजॉल्व करता है, तो इसको कैसे एलेबरेट करोगे इस बात को? मैं कहता सर हूँ एक इनहेरिटेंस जो क्लास है वो कोड मेंटेनेबिलिटी इश्यूज को रिजॉल्व करती है। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे रिजॉल्व करती है, क्या, क्यों इनहेरिटेंस में ऐसा क्या करते हैं जो ये इशू सर रिजॉल्व होता है? जी। सर जैसे आईडी है, सही सर, वो आईडी हमने एक ही क्लास में बना दी, उसके बाद अगर हम उसमें और भी कोई चीज़ ऐड कराना चाहें तो वहीं से एट्रीब्यूट ऐड कराते जाएंगे। अगर डिलीट करना है तो वहीं से डिलीट करते जाएंगे। हमें दूसरी क्लासेस को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, तो हर जगह से जाके उसको अपडेट करें या नाम डिलीट बताओ करें। अपना ज़रा। सर मैं हुज़ैफ़ा अहमद। हुज़ैफा है। हुज़ैफा, अपने जवाब को ना थोड़ा और इलेबोरेट करें। आप जवाब दे रहे हो लेकिन प्रॉपर नहीं है ये जवाब। प्रॉपर कौन देगा जवाब? आपने सिर्फ एक क्लास की बात कर रहे हो कि एक क्लास में हम एक वेरिएबल देंगे, अगर उसमें और ऐड करने हो तो उसी में देंगे। नहीं, ये जी एलेबोरेट सर। करो, सही से जवाब को डिफाइन करो। ये पूरा जवाब नहीं, वो कौन सी ऐसी क्लास होगी, उस क्लास में ही क्यों ऐसा काम करेंगे, उसमें उस क्लास में ऐसी क्या बात होगी जिसमें हम सर ये वाला काम सर क्योंकि करेंगे? वो पेरेंट क्लास होगी ना सर। हाँ, तो आप इलेबोरेट करो कि पेरेंट क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? सर पेरेंट क्लास जो है वो एक पेरेंट क्लास होती है, बाकी उसके सब चाइल्ड्स होते हैं। तो सर सब तो हम जो है वो पेरेंट क्लास में काम करते हैं और उसको एक्सेस करा देते हैं चाइल्ड के साथ, ताकि हम उसमें उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस कर सकें। तो हम एक ही जगह से जो है वो अपडेशन का काम कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास में ही यानी कि ना कोई भी चीज़ अगर इंसर्ट करेंगे तो मतलब हमें हर जगह चाइल्ड में नहीं जाना पड़ेगा उसको अपडेट करने के लिए। तो वो एक ही क्लास से सब कुछ हो रहा होगा। पेरेंट क्लास में आमतौर पर कौन से फीचर्स होते हैं? अच्छा एक मिनट, अब उजैर आप नहीं बताइएगा, उजैर नाम था ना आपका? हुज़ैफ़ा अहमद। हुजैफा, हुजैफा, अब आप नहीं बताइएगा, कोई और बताए इस बात में। जी शहरियार असगर, माइक पे बात कर सकते हैं?
माइक नहीं है। जी जुनैरा, बात हो सकती है? जुनैरा सुन सकती हैं आप मुझे? हाँ, तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या बात नहीं हो सकती? वॉइस पे बात करें, वॉइस पे। जी सर। क्या सबके साथ बैठी हैं आप? जी, ऐसा ही है। तो ऐसे गलत है ना, क्लास के टाइम पे सेपरेट होना चाहिए ना आपको। अब कोई पर्सनल कॉल थोड़ी कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे भाई? पेरेंट क्लास में ऐसी क्या चीज़ होती है कि जिसमें हम लोग तमाम ये वाली चीज़ कर रहे होते हैं कि भाई कोड मेंटेनेबिलिटी इश्यूज कैसे रिजॉल्व हो रहे होते हैं भाई? पेरेंट क्लास में ऐसे क्या फीचर्स होते हैं? एलैबोरेट करें जवाब के। सर पेरेंट क्लास में सारे फीचर्स हम पब्लिक रखते हैं, क्योंकि इसलिए कि वो चाइल्ड क्लास में भी यूज़ हो सके और कहीं बाहर भी। पेरेंट क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम इनहेरिटेंस के थ्रू कहीं भी चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई पेरेंट क्लास में आमतौर पर फीचर्स कौन कौन से होते हैं, तो इस बात को सर कैसे एलैबोरेट करेंगे? सर फीचर्स मतलब किस तरह के? मतलब किस किसी टाइप आप के फीचर्स होते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा कौन कौन से, ये तो इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन होता है, लेकिन जी किन टाइप के फीचर्स होते हैं? सर, वैसे नॉर्मली इंस्टेंस वेरिएबल्स जैसे आईडी, नेम, ईमेल, ये सब कुछ कॉमन होते हैं, तो ये सब चाइल्ड क्लासेस में भी यूज़ होते हैं, तो ये सही है, वेरी गुड, यूजेबिलिटी होती है। बिल्कुल ठीक है। चलो, थैंक यू। अच्छा भाई, कौन बताएगा? जी अश्मील, सुन सकते हो भाई? वॉइस पे बात करेंगे। अश्मील 11458, वॉइस पे बात करेंगे, वॉइस पे। गरीब लोग, एक से एक गरीब लोग। 150 रुपये खर्च नहीं होता, हैंड फ्री ले ले बंदा। अच्छा भाई, जावेद अहमद। नहीं, माइक पे के अलावा बात नहीं करूँगा। जावेद अहमद। जावेद अहमद, माइक इशू है भाई। पहले तो ये बता दो, जिन जिन के पास माइक इशू है ना, वो रेज हैंड कर ले, जल्दी से अपना नाम चैट बॉक्स पे लिख दें आईडी के साथ। जिन जिन के साथ माइक इशू है वो अपना नाम और आईडी के साथ मेंशन कर दें भाई। मोहम्मद फैजान हो गए, अश्मील हो गए, जावेद अहमद हो गए। और कौन है भाई जिसके पास माइक का इशू है? साद अमीन। साद अमीन। साद अमीन कौन है भाई? शहरियार अजहर के साथ भी माइक का इशू है। साद अमीन। मुनीफ फरोख।
जी भाई सुन सकते हैं, वॉइस आ रही है मेरी? जी मुनीब। इधर आ रही है वॉइस। अच्छा जी, ये बताइए कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस के अंदर? दो क्लासेस अगर एक दूसरे से इनहेरिट होती हैं ईच अदर, तो कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है? एलेबोरेट करें जरा जवाब को। आपकी वॉइस नहीं आ रही भाई, थोड़ा लाउड बोलें। जी जी, अब आ रही है आवाज। कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल सर इस तरह चलती है कि अगर दो क्लासें इनहेरिट हुई हुई है तो उसमें पहले वो जाएगा पेरेंट क्लास पे, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाएगा। फिर और अगर पेरेंट भी किसी से इनहेरिट हुई है तो? पेरेंट भी किसी से इनहेरिट हुई हुई है। अगर एक चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट से इनहेरिट है और वो पेरेंट भी अगर किसी अपने पेरेंट से इनहेरिट है, तो क्या सबसे पहले उसी के पास जाएगा? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कहाँ जाता है? पेरेंट पे जाता है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर। आपकी फिर वॉइस नहीं आ रही भाई मुझे। हेलो। नहीं, बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई मुनीफ फारूक आपसे बात करना। मतीन साबिर, मतीन साबिर। माइक इशू है। वेरी गुड जुनेरा, सही बताया। अच्छा भाई, आशिर खान, आशिर खान कौन है भाई? यस सर। जी आशिर, elaborate the answer. What is the flow of constructor life cycle between जैसा inherited class? कंस्ट्रक्टेड लाइफ साइकिल की एग्जांपल हम इस तरह कर लेते हैं कि जैसे कि एक पर्सन की क्लास है। अब पर्सन के कुछ मेन एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि उसका नाम, जेंडर, नाम हो गया और उसकी एज हो गई, दो हमने मेन ले लिए। अब एक दूसरा हमने एक बेस क्लास बनाई, एक चाइल्ड क्लास बनाई उसकी एक मेल के नाम से। सही है। तो अब मेल के अंदर अब जब हम पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो वो पीछे से इनहेरिट होके आ जाएगा, मतलब उसका जो नेम और एज है वो पीछे से इनहेरिट होके आ जाएगा। और देन अब हमने जो यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर उसका जेंडर सेट करवाना है तो हम वो वहाँ पे सेट करवा देंगे, तो हमारे को दोबारा से कोड राइट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्टर जो है उसका बेस कंस्ट्रक्टर वो वहाँ से पीछे से बैकएंड से कोड ले आएगा उसके नेम और एज का, और वो वहाँ पे सेट कर देगा मेल की क्लास में। अब इसी तरह अगर एक और क्लास है लाइक मेल के बाद अगर एक फीमेल की क्लास है तो वो भी इसी तरह से इनहेरिट होगी कि पर्सन की क्लास से पहले उसकी जो एज और नेम है उसका कंस्ट्रक्टर वहाँ पे आ जाएगा चाइल्ड के अंदर, और देन उसकी जो चाइल्ड के अंदर हमने एक नया एट्रीब्यूट ऐड करवाया है लाइक जेंडर फीमेल का, तो वो वहाँ पे एक और चीज़ उसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल काम कर रही होती है। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल क्या करती है? जब ये पैरामीटर, ये कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल है, तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल क्या है? ये आपने एक्चुअल जवाब किस चीज का दिया है? मेरा सवाल इतना सादा सादा कि अगर दो क्लासेस आपस में इनहेरिट हैं तो कंस्ट्रक्टर का फ्लो क्या होता है? कंपाइलर सबसे पहले किस चीज को रीड करता है? पेरेंट को। सर मैं बताऊं? तो क्या कंपाइलर डायरेक्ट पेरेंट पे चले जाता है या पहले चाइल्ड को रीड करता है? पहले चाइल्ड को रीड करता है, देन उसके बाद पेरेंट्स से इनहेरिट चेक करता है। तो फिर इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है? तो मैं समझा सर आपका सवाल, वो दूसरा है। सवाल जो मैंने दूसरा किया था ना, उसका जवाब था जो आप देना चाह रहे थे
मेरे दूसरे सवाल का जवाब है। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल की बात है, चलिए पैरामीटर की आप बात कर रहे थे ना, लेकिन फिर भी वो जवाब भी आपने पूरा नहीं दिया। वेल अच्छा, नेक्स्ट कौन है भाई? मतीन साबिर, सुन सकते हैं भाई? अभी किससे बात हो रही थी मेरी? आशिर से। जी सर। सही है, मतीन साबिर भाई। जो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, मैं उसको इस मीटिंग से ही रिमूव कर रहा हूँ, वो एब्सेंट हो जाएगा। जी भाई, मतीन साबिर। हादी खान, हादी खान। सब पता चल रहा है आज कि कौन सो रहा होता है क्लास में, कौन जाग रहा होता है। फिर कहते हो नंबर कम आ रहे हैं। जी भाई हादी, माइक का इशू है आपके साथ भी? उस वक्त जब मैं आपसे कह रहा था कि आप अपने नाम मेंशन कर दो, तो आपने तो नहीं किया था, सुना नहीं होगा शायद। अच्छा भाई, असद शेख। असद शेख। यस सर। जी असद, वॉइस आ रही है मेरी आपको प्रॉपर? जी सर आ रही है। अच्छा असद, ये मुझे बताएं कि सिंगलटन इनहेरिटेंस क्या होती है? सर दोबारा पूछें। सिंगलटन इनहेरिटेंस क्या होती है? सर जो सिंगल पेरेंट क्लास से सिर्फ एक चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो रही हो। ठीक है, वेरी गुड। कितने टाइप की इनहेरिटेंस होती हैं? जो जो आपके जहन में बता दो। सर हायरार्की होती है और एक मल्टी लेवल मल्टी इनहेरिटेंस होती है, सिंगल टर्म इनहेरिटेंस होती है, और सर वैसे 4 टाइप्स की होती हैं। मल्टी, मल्टी के क्या बारे में क्या बताया? मल्टी के बाद क्या बताया था आपने? एक होती है हिरार्कल, एक होती है सिंगल, एक मल्टी करके कुछ बताया था, क्या बताया था? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल। जी क्या फर्क है मल्टी लेवल और हिरार्कल इनहेरिटेंस में? फर्क बताओ सर, फर्क। सर जैसे हिरार्कल होती है फॉर एग्जांपल, जिसमें एक पेरेंट क्लास है तो उसके 3 चाइल्ड हैं, तो ये हिरार्कल हो गई। मतलब एक फादर फिर उसके 3 चाइल्ड हैं, तो ये हिरार्की हो गई। और फिर सर मल्टी मल्टीपल लेवल क्या एक्सपेंड। होती है? हाँ सर, मल्टी लेवल ये होती है कि जैसे ग्रैंडफादर है, फिर उसका फादर है, फिर नीचे आएंगे तो चाइल्ड होगा, फिर चाइल्ड का चाइल्ड, फिर मतलब ये होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब ग्रैंडफादर फिर फादर फिर चाइल्ड, तो इस तरह जैसे जनरेशन में हम चलते हैं तो इस तरह ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। और अगर एक हायरार्की चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हों, तो ये क्या जी कॉन्सेप्ट कहलाता है? सर, एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट। हाँ, क्या ये कोई कॉन्सेप्ट बनता भी है या नहीं? सर आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बनता है, शहरियार क्योंकि एक असगर, पेरेंट। वेरी गुड, सही जवाब है आपका। जी असद शेख बताइए। सर ये चीज़ नहीं पढ़ी वैसे मैंने, कि अगर 2 पेरेंट हों और एक चाइल्ड हो, मैंने ये चीज़ नहीं मैंने पढ़ी। बताई थी, लास्ट क्लास में बताई थी मैंने। बताओ, लास्ट क्लास में बात हुई थी या नहीं, या शायद नहीं हुई? हुई है या नहीं? सर पता नहीं हुई थी। थे लास्ट क्लास में, थे प्रेजेंट थे? किससे था? सर आप किस ये टाइम? तो नहीं कह रहे, सर आप ये तो नहीं कह रहे कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल की बात तो नहीं कर नहीं रहे नहीं आप, नहीं, वो मतलब हो चुकी है बात, कि वो जवाब भी आ चुका है।
मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, क्या ये मेक सेंस है बात या नहीं, क्या ये कोई कॉन्सेप्ट बनता है या नहीं, या कोई ये लॉजिक बनती भी है या नहीं। अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो की ही बात करें तो क्या आपके घर में ये वाली एग्जांपल एग्जिस्ट करती है या नहीं। सर बनती है, सर बनती है। कैसे? जैसे सर जैसे ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर के अंदर जो भी फील्ड्स आ रही हैं फादर में आ रही हैं, और जो चाइल्ड के अंदर वो सारी फील्ड्स आ रही हैं जो कि अबे नहीं ग्रैंडफादर ना, और ये फादर में आ मल्टी रही हैं। लेवल है, ये लेवल बन रहा है ना। देखो, एक लेवल आपके ग्रैंडफादर से आपका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बीच में आपके फादर एक लेवल हैं। यस सर। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि क्या ये कोई लॉजिक बनती है, चाहे वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हो या कोड बेस हो, कि एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट हो जाएं। सर क्या बनती है सर वैसे। ये चीज आपकी घर में इम्प्लीमेंट होती है या नहीं। यस सर होती है। कैसे? घर की एग्जांपल दो, कैसे हो रही सर है। जैसे सर जैसे दो पेरेंट हो गए और उनका एक चाइल्ड हो गया, वेरी या गुड। दो चाइल्ड तो हो गए इसका तो। मतलब ये है कि एक रियल सिनेरियो बनता है तो यकीन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसकी कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन तो होगी। यस सर। अब वो अलग बात है कि सी शार्प में हो या ना हो। सही है। हाँ, तो अब बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है। शाबाश। किस टाइप की इनहेरिटेंस कहलाती है ये, कि जिसमें एक से ज्यादा पेरेंट हो और एक चाइल्ड हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकती है अब ये बताओ कि सी मतलब। शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो सकती है या नहीं। सर आई थिंक नो। क्योंकि सर हो मुस्तजाब सकती। अमीन, मुस्तजाब अमीन। भाई आई थिंक वाले सवाल नहीं किया करो, इस पे मैं 0 देता हूँ। अब हो सकता है तुम लोगों का वाइवा हो रहा हो उस टाइम, मेरे पास पेपर हो, मेरे पास एक पेन भी हो, आईडी भी मेंशन हो रही हो, और सिर्फ उनका वाइवा हो रहा हो कि जिनका माइक ऑन है। मैं चैट वालों से बात ही नहीं करता वाइवा के दौरान। हो सकता है ऐसा हो रहा हो, पता नहीं मुझे। अच्छा भाई मुस्तजाब अमीन, माइक है या नहीं पहले तो ये बताओ। बस ठीक है, रहने दो। अच्छा जी, मुनीफ फर्रुख, इनसे तो हो गई थी ना बात, इनका तो वॉइस इशू था। जैन सर जाहिद, जी जनाब। सर आप वो वाली बात तो नहीं कर रही, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया चाइल्ड, मैंने आगे कॉलन लगाया, फिर कॉलन लगाने के बाद मैं लिखता हूँ पेरेंट 1 कॉमा जी मैं पेरेंट 2। उसी की बात कर रहा था। यस सर, तो सर यही तो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाँ, तो ये कैसे अचीव करते हैं हम सी शार्प में। सर मतलब आपको मैं सिंटेक्स बताऊं? नहीं 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 नहीं, लॉजिक बता दो। अचीव होती भी है या नहीं। देखो, तुम लोग बीएस लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं हो, सही है, तो जरूरी नहीं है हर बात का प्रॉपर जवाब हो, या जवाब हो या ना हो। ठीक है, असाइनमेंट में एक सवाल था ना पहला वाला, कि भाई अगर क्लास स्टैटिक है, उसके अंदर फील्ड नॉन स्टैटिक है, तो हाउ टू एक्सेस दैट फील्ड which is defined in static class, how is it possible। तो इसका सही आंसर था स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। वी कैन नॉट invoke, we cannot implement the non-static class in static class, non-static variable or properties in static class, because अगर क्लास ही स्टैटिक हो गई तो ऑब्जेक्ट उस क्लास का बन ही नहीं नहीं सकता। बन सकता। ठीक है, और जो उसके अंदर नॉन स्टैटिक फील्ड्स हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप कोई कोड लिखते भी हो, और मैंने आपसे मांगा था कि कोई एग्जाम्पल दे दो कोड लिखकर, तो आपको वो वाला कोड लिखना चाहिए था एज इट इज इम्प्लीमेंट करके, और वहां पर आप एक सर्कल बना देते या एरो से मेंशन कर देते कि सर इस लाइन पे यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं। तो उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना था। अगर जिसने सिर्फ नो भी लिखा है तो मैंने उसको हाफ मार्क्स तो दिए हैं जरूर, या दूंगा, लेकिन इलेबोरेट करना पूरा
कंप्लीट जवाब था उस सवाल को, सिर्फ नो उसका प्रॉपर आंसर नहीं था, नो के बाद मुझे रीजन भी चाहिए था, और रीजन मैंने अभी आपको बता दिया। तो जरा ना ये फुर्सत वाला काम है, ये आराम से चेक करेंगे, अभी वैसे भी आजकल मसरूफियत चल रही है। हाँ भाई, तो किससे बात कर रहा था भाई? मुस्तजाब अमीन के पास माइक का इशू था, जैन जाहिद के पास भी माइक का इशू है, और कौन है भाई क्लास में? सर आप बोल रहे थे कि वो किस तरह अचीव करता है किस चीज को? सर? ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी हमने जो लास्ट क्लास तक के पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई वो चीज अचीव होती ही नहीं है। अब कैसे अचीव करेंगे, ये जो है हमारे पास लैब नंबर 12 का पार्ट है कि हाउ टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी शार्प बाय यूजिंग इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो अभी इंटरफेसेस अभी नहीं आए हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी नहीं आई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जिक्र जरूर निकलेगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो कि थर्ड पिलर ऑफ हूप है, विच इज पॉलीमॉर्फिज्म। सही है भाई। अच्छा जुनैरा, आपके अलावा और कोई नहीं है क्लास में? गर्ल्स, इकरा भी तो थी ना? एब्सेंट है सर आज? ये क्लास में नहीं है। एब्सेंट है ना, फिर इसका मतलब पहले सेशन में एब्सेंट है। अच्छा भाई, बस इकरा और आप हैं गर्ल्स में? सर शायद कोई गुलरुख भी है। गुलरुख नहीं है, एग्जैक्टली। हाँ 3 है, इसके अलावा और कोई नहीं था। चलो वेल, जिन जिन से जो बातें हुई हैं वो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में भी मौजूद हैं। ये सिर्फ टेस्ट कर रहा था कि भाई कौन कितना क्लास में जो है वो अपेयर होता है और कौन किस तरीके से ढंग से क्लासेस को ले रहा है, ये सिर्फ मॉनिटरिंग थी, कोई एग्जैक्ट वाइवा नहीं था कि जिसकी मार्किंग मैंने रखी हो, ना तो मेरे पास कोई पेपर था ना कुछ है, बस सिर्फ ये एक रिव्यू ले रहा था आप लोगों का फीडबैक कि भाई किस तरीके से आप लोगों के कौन कौन सी बातें कैसे जहन में है। ठीक है भाई, चलें, थैंक यू सो मच। लास्ट टॉपिक जो था वो हमारे पास था इनहेरिटेंस का, रिव्यू करते हुए चलते हैं 5 मिनट के अंदर। ये सेशन भी 5 मिनट में वैसे भी ऑफ होने वाला है, नेक्स्ट सेशन में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इनहेरिटेंस वो कॉन्सेप्ट था जो कि हमें 2 अप्रोचेस प्रोवाइड करता है, यानी 2 फायदे पहुंचाता है। एक कोड की रीयूजेबिलिटी होती है और एक कोड की मेंटेनेबिलिटी इश्यूज को रिजॉल्व करता है। मेंटेनेबिलिटी इश्यूज का मतलब ये होता है कि हमने ये बात की थी कि कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाया जा रहा होता है तो सबसे पेनफुल प्रोसेस उसमें वो होता है कि वंस जब आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया और उसमें मॉडिफिकेशन, अब आपको नहीं पता कि कौन सी क्लास किससे इनहेरिट है। हाँ आपको ये पता, ये नहीं पता होता कि भाई कितनी क्लासेस बनी हुई है, लेकिन एटलीस्ट इस चीज का आइडिया होता है कि मॉड्यूल वाइज आपने क्लासेस को किस किस से इनहेरिट करवाया हुआ है और मीनिंगफुल नेम दिए हुए। अब फॉर एग्जाम्पल है, हमने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की बात की थी कि भाई उसमें मल्टीपल इन्वेंट्री ले ली थी, एक हार्डवेयर ले लिया था और एक जो है फूड ले लिया था, एक क्लोथ ले लिए थे। ये 3 इन्वेंट्री थे, तीनों को कहते हैं भाई ये तीनों अलग अलग इन्वेंट्री थी, लेकिन तीनों में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे कि भाई कोई भी हार्डवेयर होगा यकीनन उसकी कोई ना कोई आईडी होगी एज अ प्रोडक्ट आईडी के तौर पर, कोई भी हार्डवेयर होगा यकीनन उसका कोई ना कोई नाम होगा, लाइक हैमर, हथेड़ी, पाना, छीनी, जो भी है, कोई भी इसी तरीके से उसकी कोई ना कोई प्राइस होगी। तो ये 3 कॉमन प्रॉपर्टीज थी जो कि फूड में भी इस्तेमाल हो रही थी, जो कि हमारे पास क्लोथ्स में भी इस्तेमाल हो रही थी। तो हमने क्या कर दिया, कॉमन प्रॉपर्टीज को उठाकर एक सिंगल क्लास बना ली जिसको हमने प्रोडक्ट का नाम दे दिया। अब प्रोडक्ट फूड भी थी, प्रोडक्ट हार्डवेयर भी था, प्रोडक्ट जो है वो क्लोथ भी थी, लेकिन क्या जरूरी है कि हर क्लास में जो कॉमन प्रॉपर्टीज हों वो पेरेंट में रख दो? तो क्या चाइल्ड क्लास की अपनी कोई यूनिक प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती? आइदर यस और नो। जी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हो सकती हैं, क्योंकि अब फूड की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है फूड की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी थी जो कि प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट थी, यूनिक प्रॉपर्टी थी, विच इज एक्सपायरी। फूड एक्सपायर हो सकता है,
हाँ हार्डवेयर एक्सपायर नहीं हो सकता, सही है, वो तो इट डिपेंड अपॉन द आर्किटेक्चर और उसकी यूजिबिलिटी पर है, उसमें एक्सपायरी हम लोग नहीं दे सकते। हाँ हार्डवेयर का कोई ना कोई साइज दे सकते हैं, फूड का कोई ना कोई साइज नॉर्मली हम लोग नहीं देते, सही है क्या। अगर कोई कैटेगरी है, कोई अगर एक प्रोडक्ट है फूड की भी, तो भाई उसमें मीडियम स्मॉल लार्ज साइज आ जाते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी। अब इसी तरीके से क्लोथ्स में भी हम लोग साइज देते हैं कि भाई कौन सा साइज था। फूड में एक्सपायरी एक प्रॉपर्टी आ गई जो कि यूनिक थी, हार्डवेयर में हमने उसकी फॉर एग्जांपल उसकी भी कोई ना कोई एक यूनिक प्रॉपर्टी ले ली। तो यूनिक प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो चाइल्ड में आता है कि भाई हर चाइल्ड की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर उनका कोई ना कोई पेरेंट होता है तो पेरेंट से वो कॉमन एट्रीब्यूट जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अब अगर हमने जो कॉमन प्रॉपर्टीज एक क्लास में बाइंड कर दी, जिसको हम लोग पेरेंट क्लास कहते हैं, प्रोडक्ट का नाम दे दिया था, कल को अगर कोई ना कोई न्यू प्रॉपर्टी लॉन्च होती है कि भाई तमाम इन्वेंट्री के साथ जो है वो प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए, तो वंस आपने क्या करना है, उस एक क्लास को सारी क्लासेस के साथ एक दफा इनहेरिट कर दो। तो चाइल्ड क्लासेस जितनी भी होंगी, चाहे वो 50 क्लासेस हों, एक प्रोडक्ट क्लास में आप चेंज करोगे तो 50 की 50 क्लासेस में ऑन द स्पॉट चेंजेस हो जाएंगी। तो मेंटेनेबिलिटी इश्यूज जो है वो हमारे पास रिजॉल्व हो गया। बजाय हम ये काम करते कि न्यू आईडी लॉन्च हुई है तो भाई हार्डवेयर में भी आईडी लॉन्च कर दो, थोड़ा फूड में भी लॉन्च कर दो, अलग से क्लोथ में भी लॉन्च कर दो, फर्नीचर में भी लॉन्च कर दो, तो ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लॉन्च कर दो। ऐसे जितनी भी इन्वेंट्री उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में होगी, सब में अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो इससे हमारे पास मेंटेनेबिलिटी इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, एक हेक्टिक प्रोसेस होता है। तो उसको रिड्यूस कौन करता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट करता है। कोड रियूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, कोड रियूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कब यूज होता है कि भाई अगर आपने कोई पेरेंट क्लास के फीचर बार बार एक्सेस करने हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर, तो आप उन क्लासेस को एक दफा इनहेरिट कर दो और पेरेंट के फीचर आप हार्डवेयर में भी एक्सेस करो, फूड में भी एक्सेस करो, क्लोथ में भी एक्सेस करो। यहाँ तक कि जल्दी से मुझे एक्नॉलेज करके बता दो कि यहाँ तक कि कोई बात अगर कंफ्यूज कर रही है तो बताओ, नहीं तो मुझे एक्नॉलेज करो। मीटिंग खत्म होने वाली है, लेस देन अ मिनट रह गया, फिर नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना आप लोग, ठीक है। अब अगली बात जो करते हैं हम लोग इस सेशन के बाद करते हैं। थैंक यू सो मच।